भाई, ऐसा मत करो। मैं केवल 2 किंजिस इकट्ठा करना चाहता था। नहीं, वास्तव में बस एक ही काफी होता। क्या हम बस उतना ही कर सकते हैं? वीर को लगा कि उसकी नाजुक नसें अब इस यातना को और सहन नहीं कर सकती थीं। ये उसके हृदय की कार्यप्रणाली की परीक्षा ले रहा था। सौभाग्य से उसे किसी भी तरह के हृदय रोग नहीं था। अगर होता तो उसे यकीन था कि ये उसे दिल का दौरा दे देता। किंजे सिंबल्स का एक विशाल समूह पेड़ से गिर रहा था। इसका वर्णन करना मुश्किल था। वे गिरते हुए सोने के तारों की बौछार की तरह थे। ये ऐसा था जैसे सोने के टैडपोल का एक झुंड वीर की ओर भाग रहा था। वीर की दाहिनी आंख चमक उठी। पर्पल आई बटरफ्लाई की 4 पुतलियां आकाश में किंजिस को देखते हुए घूम रही थीं। ये सामान्य नहीं था। वीर कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किंग ट्री नियमित रूप से ऐसा करता था। इतने सारे किंजे सिंबल्स थे और अगर वे सभी उसके शरीर में चले गए तो उसने सोचा कि वो फट सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एबलॉन का स्वाद कितना अच्छा था। अगर आप बहुत अधिक खाते तो आप फिर भी मर जाते। पेड़ से गिरने वाले इतने सारे किंजे सिंबल्स के साथ ये केवल उसका पेट फटना नहीं होगा, उसका पूरा शरीर निश्चित रूप से उड़ जाएगा। पर्पल आई बटरफ्लाई की निगाह में वीर देख सकता था कि प्रत्येक किंजे सिंबल एक रहस्यमयी सब्सटेंस चेन से बना था। ये ऊर्जा का एक रूप था। प्रत्येक किंजेस में ऊर्जा का एक तत्व था जो उनकी सब्सटेंस चेन बनाता था। किंजे सिंबल्स में कुछ भी गलत नहीं था। अचानक वीर जम गया। उसने कुछ असामान्य देखा जिसने उसके हृदय को लगभग रोक दिया। पहले शब्द जी के अलावा अन्य किंजेस मधुमक्खियों की तरह नीचे गिर रहे थे, लेकिन फिर भी तेज और धीमे वाले थे। जिस तरह से वे नीचे आ रहे थे उसे देखते हुए ये जी के साथ शुरू होने वाला था। फिर वीर ने कुछ अविश्वसनीय होते हुए देखा। स्टोर, स्टोरी ऑफ जीन। वीर ने गिरते हुए किंजिस को पढ़ा। पहले 4 शब्दों को उनके क्रम में द स्टोरी ऑफ जीन के रूप में पढ़ा जा सकता था। क्या यह बस एक संयोग है? वीर को नहीं लगता था कि इस तरह का संयोग संभव था। उस दुनिया में बहुत सी चीजें थीं जो संयोग जैसी लगती थीं, लेकिन यह संयोग वास्तव में एक संबंध था। लेकिन अधिकांश लोगों के पास यादृच्छिक दिखने वाली घटनाओं को एक पैटर्न में जोड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। वीर देखते रहना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो जी शब्द उसके माथे पर उतरा था वो उसमें मिल रहा था। एक ठोस उपस्थिति वीर के शरीर में प्रवेश कर गई। यह ऐसा था जैसे वीर के अंदर का क्रोध सब हटा दिया गया हो। यह ऐसा था जैसे वो मिलियन सालों से संघनन कर रहा था और अब वास्तव में ठोस दिखता था। पट पट पट। वे सभी किंजे सिंबल्स वीर के शरीर में चले गए, और चूंकि जल्दी में बहुत अधिक थे इसलिए कुछ उसके माथे के माध्यम से उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। उन्हें सीधे उसके शरीर में गोली मारनी पड़ी। किंजे सिंबल्स एक उल्का वर्षा की तरह थे और वे सीधे वीर में चले गए। उसकी उपस्थिति बदलती रही क्योंकि किंजेस प्रवेश करते रहे। जैसे ही वीर ज्वलंत सिंबल्स के नीचे दब गया, बाकी दुनिया शांत थी। हर कोई वीर को घूर रहा था जो किंग ट्री के नीचे रह रहा था। वे उन सभी किंजेस लाइट्स को देख सकते थे जो उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए भाग रही थी। चूंकि ये इतनी जल्दी से हुआ तो बहुतों को हंसी के बीच में फंसना पड़ा। वे अपनी हंसी हटा नहीं सकते थे और वे बस जमे हुए खड़े थे। वे बहुत अजीब लग रहे थे। मिस मिरर पूरी तरह से स्थिर थी। उसकी शालीनता और सुंदरता पूरी तरह बुझ गई थी। उसके लाल होंठ चौड़े खुले हुए थे। वो बहुत अजीब लग रही थी और वो बोल नहीं सकती थी। उसने कई सालों से स्प्रिंग रेन का प्रबंधन किया था। उसने किंग बाई के लिए बहुत सी चीजें की थीं जिन्हें गुप्त रूप से करना पड़ता था। इसका मतलब था कि स्प्रिंग रेन एक हत्या दस्ता या एक समुद्री डाकू संगठन हो सकता था। ये इस बात पर निर्भर था कि इसे कैसे देखा जाता था। मिस मिरर ने सालों से कई अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन इसने उसे एक बड़ा झटका दिया। इसने उसका संयम खो दिया। एक्सट्रीम किंग ने पहली बार किंग ट्री की खोज की थी, तब से लेकर अब तक किसी ने भी किंजिस को इस तरह से गिरते हुए नहीं देखा था। जब से उनका समाज शुरू हुआ था, एक्सट्रीम किंग के 70 राजा और असंख्य प्रतिभाशाली बच्चे थे। जिस प्रिंस को अतीत में सबसे अधिक किंजिस प्राप्त हुए थे वो 100 प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। किसी और ने कभी उससे अधिक प्राप्त नहीं किया था। लेकिन उस प्रिंस की तुलना में हाइड्रिक्स का कोई मतलब नहीं था। पेड़ से इतने सारे किंजिस गिर रहे थे। ये एक नदी की तरह थी जो अपने किनारे तोड़ रही थी। गिनना मुश्किल था, हजारों की संख्या में थे।
किंग्स गार्डन मृत दिखता था। सब कुछ वीर से टकराने वाले किंजेस की चमक से जला दिया गया था। वीर चौंक गया। जब वे सभी किंजे सिंबल्स उसके शरीर से टकराए तो द स्टोरी ऑफ जीन्स पागलपन की तरह दौड़ पड़ा। मूल रूप से द स्टोरी ऑफ जीन्स खाली टैंक वाली एक स्पोर्ट्स कार की तरह थी, लेकिन जब किंजेस उसके शरीर में प्रवेश किया तो द स्टोरी ऑफ जीन्स ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसे हाई ऑक्टेन गैस इंजेक्ट कर दी गई हो। इंजन सभी सिलेंडरों पर चल रहा था, कुछ डरावनी यांत्रिक आवाजें कर रहा था। ये पूरी गति से आगे बढ़ा। वीर के शरीर के अंदर की घोस्ट बोन पावर को भी कुचल और परिष्कृत कर दिया गया था। ये द स्टोरी ऑफ जीन्स को आगे बढ़ाती रही। द स्टोरी ऑफ जीन्स की प्रगति पहले इतनी धीमी थी, लेकिन अब ये मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली गति से उमड़ रही थी। ये आगे बढ़ती रही, ड्यूक के सबसे दूरस्थ बिंदु तक जा रही थी। अगर ये द स्टोरी ऑफ जीन्स से संबंधित है तो ये क्या हो रहा है? वीर उतना ही चौंका था जितना कि वो खुश था। वो खुश था कि द स्टोरी ऑफ जीन्स ड्यूक क्लास तक पहुंच रही थी, भले ही वो ये नहीं जानता था कि ये इतनी जल्दी से कैसे प्रगति कर रही थी। ये सब उसके शरीर के अंदर हो रहा था और आम लोग उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम किंग में बहुत से अभिजात वर्ग थे। उसे नहीं मालूम था कि कोई और उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को नहीं देखेगा। वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन्स को कास्ट होने से रोकने की पूरी कोशिश की। वो द स्टोरी ऑफ जीन्स को दबाना चाहता था और इसे मार्कीज रखना चाहता था। फिर वो ड्यूक के स्तर तक पहुंच सकता था जब कोई और आसपास नहीं होगा। लेकिन कोशिश करना भी व्यर्थ था। जैसे ही किंजेस उसमें दौड़ते रहे, द स्टोरी ऑफ जीन्स को रोका नहीं जा सकता था। वे हाईवे पर नियंत्रण खो रहे स्पोर्ट्स कारों की तरह उसमें डूबते रहे। भाड़ में जाए, अगर आप रुक नहीं सकते तो धक्का दो, वीर ने फैसला किया। उसने दांत पीसे और द स्टोरी ऑफ जीन्स को कास्ट किया। ये उसे ड्यूक क्लास के दूर तक भेज रही थी। किंजेस इतने मजबूत थे, अगर वीर द स्टोरी ऑफ जीन्स को ऊपर उठाने के लिए किंजेस उसे दे रही थी उस शक्ति को खर्च नहीं करता तो शक्ति उसके शरीर को उड़ा देती। अब वापस जाना नहीं था। किंजेस को द स्टोरी ऑफ जीन्स को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना था, और यह वास्तव में ड्यूक बन गया। स्पेल की शक्ति में एक तत्व था। वीर ने सोचा कि यह उसके शरीर में परिवर्तन लाएगा और ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन वीर को महसूस हुआ कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किंजेस अभी भी उसके शरीर के अंदर थे। इसलिए उसे एक पहाड़, एक समुद्र, एक आग, एक ड्रैगन, एक अति शक्तिशाली चीज और खुद नर्क की तरह बदलता रहना पड़ रहा था। उस दुनिया में हर चीज एक बार में वीर पर दिखाई दे रही थी। जब वे परिवर्तन इतने जटिल हो गए तो उस तत्व ने जिसने उसे ड्यूक में बदल दिया, उसमें भी एक परिवर्तन आया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, इसे देखना मुश्किल था। ड्यूक बनने की प्रक्रिया के दौरान वीर की घोस्टबोन पावर पूरी तरह से परिष्कृत हो गई। उसका एक भी कतरा नहीं बचा, और ये सब केवल उसे ड्यूक के स्तर तक लाने के लिए था। द स्टोरी ऑफ जीन्स को उत्थान के लिए एक भयानक मात्रा में शक्ति से पोषित करना पड़ा। किंगी सिंबल्स गिरना जारी रहा और ये द स्टोरी ऑफ जीन्स को पूरी गति से दौड़ने के लिए मजबूर करता रहा। जल्दी ही द स्टोरी ऑफ जीन्स अपना पहला जीन लॉक खोल रहा था, लेकिन किसी तरह, भले ही द स्टोरी ऑफ जीन्स शक्तिशाली था, फिर भी उसमें जीन लॉक खोलने के लिए उस अंतिम छोटे धक्के की कमी थी। द स्टोरी ऑफ जीन्स मजबूत और मजबूत होता रहा। वीर बीमार लग रहा था, उसका शरीर अभी काफी खराब प्रदर्शन कर रहा था। किंगीज ने द स्टोरी ऑफ जीन्स को शक्ति से भर देने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस उभरती हुई ताकत के पास जाने के लिए कहीं नहीं था। जीन लॉक अभी भी कसकर बंद था, शक्ति को सील कर रहा था। यह ऐसा था जैसे एक नदी पर बांध बना दिया गया हो और पानी कहीं नहीं जा सकता था। जल्द या बाद में बांध का झुकना और गिरना निश्चित था, जिसके परिणाम स्वरूप पानी हर जगह फूट पड़ेगा। वीर का शरीर ये बांध था। अगर पानी टूट जाता तो वीर का शरीर नष्ट हो जाता। वो इस बारे में खुश कैसे हो सकता था? ओ नहीं, जीन लॉक, निश्चित रूप से जीन लॉक को ड्यूक जीन्स द्वारा नहीं खोला जाना चाहिए, है ना? द स्टोरी ऑफ जीन्स के बल के तहत वीर जीन लॉक को तोड़ने में असमर्थ था, और उसने ये भी महसूस किया। क्यों? उसका शरीर जीन यूनिवर्स के औसत व्यक्ति या प्राणी से अलग था। 100 ड्यूक जीन्स एक जीन लॉक को खोल सकते थे, लेकिन अब उसके अंदर इतनी अधिक शक्ति जा रही थी। उसके पास वही लॉक तोड़ने के लिए जो कुछ चाहिए था वो नहीं था। यही होना चाहिए। क्यों? हालांकि वो अपने अनुमान की पुष्टि नहीं कर सका। किंगेस की शक्ति मजबूत हो रही थी, यहां तक कि उसका ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी भी इसे रोक नहीं सकता था। शरीर पानी की तरह था, पागलें की तरह फड़फड़ा रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई शक्ति इसे परेशान कर रही थी, बिना किसी ताल या रिदम के। इसने एक छोटा भंवर बनाया। सौभाग्य से ये ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी का शरीर था। इसका शरीर जल्दी से ठीक हो सकता था। अगर वो एक सामान्य राजा होता तो उसके रास्ते में भेजी जा रही शक्ति ने उसे पहले ही टुकड़ों में फाड़ दिया होता।
भले ही ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी में महान पुनर्योजी गुण थे, उसने बहुत अधिक किंगीज अवशोषित कर लिया था। वो खुद अब सोने की तरह चमक रहा था। पानी फुला हुआ दिखाई दिया और पानी का शरीर पहले की तुलना में कुछ गुना बड़ा था। वो एक विशाल सोने का गोला बन गया। जितना अधिक किंगीज गिरा, पानी का गोला उतना ही बड़ा होता गया। वो किसी भी सेकंड फटने वाला था। गिरने के लिए बहुत अधिक किंगेस नहीं बचे थे और वीर अपने दांत पीसकर इसे सामना करने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से भयानक लग रहा था। वो उड़ने वाला था। अनगिनत किंगेस सिंबल्स उसके शरीर के अंदर थे। सौभाग्य से वो अभी तक नहीं उड़ा था। जब अंतिम किंगेस वीर पर उतरा तो उसने आह भरी, लेकिन अगले ही सेकंड वीर का चेहरा पूरी तरह से भयानक लग रहा था। उसके अंदर के सभी किंगेस सिंबल्स उसके शरीर में दंगे कर रहे थे। डरावनी शक्ति ने वीर के शरीर को तोड़ दिया और उसे लड़ने का मौका भी नहीं मिला। क्रिस्टलिन ने वीर को एक जटिल टकटी से देखा और अचानक पानी का गोला जो वीर बन गया था फट गया। वो एक लटकती हुई धुंध में टूट गया। वो एक सोने के हीरे की तरह चमक रहा था। प्रत्येक बूंद के अंदर सोने का किंगेस घूम रहा था। ये एक अजीब सा दृश्य था। थोड़ी देर बाद किंगेस की रोशनी मंद हो गई। धुंध वापस एक साथ बहकर ताकि उस पानी के आदमी का आकार फिर से बन सके। फिर वीर का चेहरा दिखाई दिया। वीर बहुत खुश था। सौभाग्य से ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी ने उसे फिर से खुद को इकट्ठा करने की अनुमति दे दी थी। कोई भी अन्य राजा शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे उस तरह से उड़ाए जाने पर बहुत मर जाते। पानी का शरीर मांस बन गया। एक पीले चेहरे के साथ वीर को प्रकट करता है। ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी एक शरीर की सामान्य संरचना को फिर से बना सकता था, लेकिन वो अभी भी क्षतिग्रस्त और काफी दर्द में था। भाई 17, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, वीर ने एड्रियन की ओर मुड़ते हुए कहा। एड्रियन ने वापस देखा और ठंडे होकर कहा, मैं अब समझता हूं कि आप जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अल्फा स्टैच्यू पर दावा कैसे कर सकता है। आप वास्तव में काफी खास हैं। मैंने वास्तव में खो दिया है। वीर उस जगह से बाहर निकलने के इरादे से 2 कदम दूर चला गया, लेकिन उन छोटे कदमों में भी वो लगभग गिर गया। उसने इतना कमजोर महसूस किया कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। वीर ने अपनी ब्लड किरण को लहराया और ब्लड किरण जल्दी से उसके किनारे पर चली गई। वीर ने खुद को प्राणी की पीठ पर खींच लिया ताकि वो उसे किंग्स गार्डन से बाहर निकाल सके। प्रिंस 16 हाइड्रॉक्स ने किंगेस को सितारों की तरह गिरने के लिए ट्रिगर कर दिया था। इस घटना की खबर कम समय में किंग्स किंगडम के हर दूर दराज के कोने तक भेज दी गई। हाइड्रॉक्स की एक बार वास्तव में बहुत बुरी प्रतिष्ठा थी, लेकिन अब वो बहुत बेहतर लग रहा था। वीर ने किंगेस से बुरी तरह घायल होने का दावा करते हुए प्लैनेट वाटर जोन पर वापस जाने और छिपने का बहाना बनाया। वो अकेला छोड़ दिया जाना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उससे मिलने आए। उनके मुलाकातियों में से एक किंग बाई द्वारा भेजा गया एक डिफाइड वाटर इलीट था। उसने दावा किया कि वो वीर को ठीक करने आई थी, लेकिन यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि किंग बाई को वीर पर संदेह था। वो एलीट को वीर के शरीर की ऊपर से नीचे तक जांच करना चाहता था। आखिरकार हाइड्रॉक्स बहुत प्रतिभाशाली नहीं था और उसने अचानक अल्फा स्टैचू पर दावा किया था और किंग ट्री के नीचे अविश्वसनीय घटनाएं ट्रिगर की थी। किंग बाई उस पर बहुत संदिग्ध हो गया था और इसीलिए उसने वाटर डिफाइड को जाकर वीर को ठीक करने के लिए कहा। वो वीर के शरीर की जांच करना चाहता था ताकि पुष्टि हो सके कि यह वास्तव में प्रिंस 16 हाइड्रॉक्स था। कैप्टन वाटरमून, ईयर कैसा कर रहा है? किंग बाई ने बेजान होकर पूछा। कैप्टन वाटरमून ने जवाब दिया, प्रिंस 16 अच्छा नहीं कर रहा है। उसका शरीर उस किंगेस पावर से भरा हुआ है। ये हर जगह है। वो अपने ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी या अपनी किसी भी अन्य शक्तियों का उपयोग सामान्य रूप से नहीं कर सकता है। मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं मिला। क्या ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी किंगेस पावर को अलग और प्रशंसित नहीं कर सकता? किंग बाई भौं सिकोड़कर पूछा। कैप्टन वाटरमून ने गंभीरता से समझाया, अगर यह सामान्य शरीर होता तो प्रिंस 16 तब मर जाता जब उसका शरीर पहली बार फट गया था। उसका ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी ही एकमात्र कारण है कि वो बच गया, लेकिन यही कारण भी है कि किंगेस पावर ने उसके मूल पानी के पदार्थ पर आक्रमण किया है। दोनों को अलग करना असंभव होगा। ये एक बाहरी शक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। पानी के अंदर किंगेस को साफ करने के लिए आपको पानी को तोड़ना होगा। इसका मतलब प्रिंस 16 को मारना भी होगा। क्या कोई और तरीका नहीं है? किंग बाई ने कैप्टन वाटरमून को देखते हुए पूछा। मैं इस मामले में बेकार हूं। कैप्टन वाटरमून ने अपना सिर हिला दिया। कैप्टन वाटरमून के जाने के तुरंत बाद मिस मिरर किंग बाई के अध्ययन में आई। छोटी बहन, 16 की जांच करो और मुझे जल्दी से एक जवाब दो, किंग बाई ने मिस मिरर से कहा जैसे ही वो प्रवेश कर गई। मिस मिरर ने किंग बाई को देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि हाइड्रॉक्स के साथ कोई समस्या है? किंग बाई ने कहा, एक पिता के रूप में मैं उम्मीद करता हूं कि वो वास्तव में इतना अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि किंग बाई इससे पहले कि किंग बाई समाप्त होते, उन्होंने अपना हाथ हिला दिया। जाओ, मुझे जल्दी से जवाब दो और इस बीच हाइड्रॉक्स को किंग किंगडम छोड़ने से मना करो। जी,
मिस मिरर ने झुकाव किया और अध्ययन से चली गईं। वीर! मिस मिरर ने अध्ययन छोड़ने के बाद बड़बड़ाया। एक बहुत ही डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। वीर बहुत घबरा रहा था। लोग उसके और उसने अवशोषित किए गए किंगीज के बारे में इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि वह कोई देवता हो जिसने उससे मिलने आया हो। ऐसा था जैसे वो युवराज या कुछ और हो। यहां तक कि राजनीति में कम रुचि रखने वाले लोग भी बातचीत के लोकप्रिय विषय में फंस गए थे। इस विचार से मोहित थे कि पहले अज्ञात प्रिंस अचानक इतना प्रसिद्ध हो गया था। यहां तक कि किंग बाई भी अचानक उस पर बहुत ध्यान दे रहा था। पूरी संभावना थी कि वह पदानुक्रम में एक उच्च व्यक्ति बन जाएगा या यहां तक कि नया युवराज बन जाएगा। लेकिन वीर जानता था कि बहुत से लोग अभी भी उसकी पहचान के बारे में संदिग्ध थे। कई रॉयल उससे मिलने आए। वे सभी वीर को परखने की कोशिश कर रहे थे, खासकर हाइड्रॉक्स के भयानक दोस्त जो पहले हुआ करते थे। वे उसकी खाल उतारना और हाइड्रॉक्स की हड्डियों पर एक नज़र डालना चाहते थे। वीर ने ऐसे लोगों के घुसपैठ को रोकने के लिए ठीक होने की आवश्यकता का बहाना बनाया, बशर्ते कि वीर का शरीर भी कुछ मुश्किल में था। वे किंगी सिंबल्स उसकी कोशिकाओं में मिल गए थे और इससे उसका शरीर उसकी वास्तविक उपस्थिति से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। वह एक स्टील बोर्ड की तरह था और उसके लिए अपनी ऊर्जा को संचारित करना एक संघर्ष था। लेकिन वीर के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। द स्टोरी ऑफ जीन्स को सामान्य रूप से कास्ट किया जा सकता था। जब तक द स्टोरी ऑफ जीन्स का स्तर बढ़ सकता था, वह किंगीज पावर को अवशोषित कर सकता था ताकि वह उसकी दौड़ रही किसी भी अन्य शक्ति में हस्तक्षेप न करे। अब वीर में केवल ड्यूक जीन्स की कमी थी। जीन लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन्स आवश्यक थे। 2 या 3 जीन लॉक खोलने से वह सभी किंगीज को अवशोषित कर पाएगा। जब कैप्टन वाटरमून आई तो उसने विस्फोट से उसकी चोटों को ठीक कर दिया। शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ होने के अलावा वीर वापस सामान्य हो गया था। उसका शरीर किंगीज से भरा हुआ था। अगर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो उन्हें किंगीज की मंजूरी हासिल करनी होगी। इस बिंदु पर वीर को लगा जैसे उसे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। वह अपने शरीर में किंगीज का उपयोग दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता था जो वर्तमान में उससे अधिक मजबूत थे। बुरी बात यह थी कि किंगीज को अपने आप सक्रिय नहीं किया जा सकता था। वीर को अपने शरीर के अंदर किंगीज को सक्रिय करने के लिए किसी को छूने की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जीनोजेनिक्स का शिकार करने की जरूरत है, वीर ने खुद से सोचा। उसने ब्लड किरिन को अपने साथ लिया और गहरे समुद्र में गोता लगाया। प्लैनेट वाटर जोन में रहने वाले जीनोजेनिक्स के बारे में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन कुछ ड्यूक जीनोजेनिक्स आसपास छिपे हुए थे। वे थे जिन पर हाइड्रॉक्स ने सबसे अधिक ध्यान दिया था, और प्लैनेट पर रहने वाले किंग क्लास के प्राणियों के संबंध में उन्हें हाइड्रॉक्स द्वारा पहले ही मार दिया गया था। बहुत अच्छा, आपके पास किंगीज की सुरक्षा है। क्या यह आपकी तरफ से एक गणना की गई चाल थी, आपको एक किंग बनने के लिए धक्का देने के लिए? क्या बड़ी बहन को आपको पहले से ही एक किंग कहना शुरू कर देना चाहिए? वीर अभी अभी गहरे समुद्र में उतरा था जब एक महिला उसके बगल में दिखाई दी। इससे पहले कि उसने कोई जीनोजेनिक्स काए, फॉक्स क्वीन उससे मिलने आ गई थी। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें पकड़े जाने से डर नहीं लगता? वीर ने चारों तरफ देखा। भाग्य से प्लैनेट वाटर जोन पर ज्यादा लोग नहीं थे। हाइड्रॉक्स ने गश्त के लिए गार्ड को किराए पर लेने की परवाह नहीं की थी और एलारा के लोग आसपास नहीं होने वाले थे। तुम किस चीज से डरते हो? मेरा अच्छा छोटा भाई एक किंग बनने जा रहा है। तुम समझते हो कि तुम्हारी बड़ी बहन आना और आपकी जीत में हिस्सा लेना चाहेगी। यह बात तो स्वाभाविक है, फॉक्स क्वीन ने धीमे से कहा। वह वीर के करीब आई और उसकी छाती पर झुक गई। उसकी उंगलियां वीर के बालों से खेलने लगी। मुझे चिढ़ाना बंद करो बड़ी बहन, मैं बहुत जल्दी बर्बाद हो जाऊंगा। वीर ने झुकी हुई मुस्कान पहनी। फॉक्स क्वीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वीर के माथे पर छुआ। उसने धीरे से उससे कहा, तुम जानते हो कि तुम मुश्किल में हो। हाँ, तो तुम इतना हाई प्रोफाइल रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करते रहते हो और अपने लिए इतनी परेशानी पैदा करते रहते हो। फॉक्स, जबकि गुप्त रूप से भी हो, आपकी तरह जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे आप डरते हैं कि लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं। मुझे नहीं पता था कि बातें यहां तक आ जाएंगी, वीर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूं। अन्य लोग स्वीकार कर सकते हैं कि आपने जो किया है, लेकिन किंग बाई को निश्चित रूप से आपकी पहचान पर संदेह होगा। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो वह शायद मिस मिरर को आपकी जांच करने के लिए कहेगा। यह महिला बहुत क्रूर है
और उसने कई जातियों को नष्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितने डीफाइड एलाइट्स को नीचे लाया है। अगर उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत लगता है तो तुम अपने आप को एक बहुत मरा हुआ लड़का मान सकते हो। कृपया मुझे बताएं कि क्या करना है बहन, वीर ने जल्दी से कहा। अगर फॉक्स क्वीन इतनी दूर तक आई थी तो यह केवल उसे चिढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए नहीं होगा। फॉक्स क्वीन ने वीर के गाल को दबाया और मुस्कुराई। इस तथ्य के कारण कि तुम मेरे अच्छे छोटे भाई हो, मेरे पास एक विचार है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसके माध्यम से जाने के लिए पर्याप्त बहादुर हो या नहीं। यह क्या है? वीर नहीं हिला। फॉक्स क्वीन ने आह भरी और कहा, चूंकि तुम चेयर के बारे में जानते हो, मैं कुछ भी छिपाने नहीं जा रही हूं। मैं एक्सट्रीम किंग से खजाना वापस चाहती हूं, लेकिन अब हम कुछ अशांत परेशानी में फंस गए हैं। यह कारण है कि हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अगर तुम आइटम प्राप्त करने में मेरी मदद करते हो तो हम एक्सट्रीम किंग से एक साथ बच निकलेंगे और फिर तुम और मैं एक साथ हो सकते हैं और इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। क्या यह बहुत रोमांटिक नहीं लगता? वह आइटम क्या है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और मैं उसे कहां से प्राप्त कर सकता हूं? वीर ने वादा करने की हिम्मत नहीं की और उसने उसके अंतिम टिप्पणी को न सुनने का ढोंग किया। अगर फॉक्स क्वीन जैसी शक्तिशाली महिला भी वह जो चाहती थी उसे पुनः प्राप्त करने में विफल रही थी तो ये एक अच्छा संकेत नहीं था। आइटम जो भी था उसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल होना चाहिए था। फॉक्स क्वीन ने संकोच नहीं किया और कहा, यह डेस्टिनीज टावर के अंदर है। यहां तक कि एक एक्सट्रीम किंग का रॉयल भी प्रवेश नहीं कर सकता है। एक रॉयल चाइल्ड को उस जगह तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ अविश्वसनीय करना होगा। मैंने कनिष्क से बात की, लेकिन मैं डेस्टिनीज टावर में उसके साथ प्रवेश नहीं कर सकी। अगर कनिष्क अंदर नहीं जा सकता है तो यह तुम्हारे लिए मेरे पास आने का बेकार है। यह सुनकर कि उसका लक्ष्य डेस्टिनीज टावर था, वीर जान गया कि वह उसके साथ काम नहीं कर रहा होगा। उस जगह से एक आइटम चुराना आत्महत्या थी। जब से वीर ने एक्सट्रीम किंग के डेस्टिनीज टावर को देखा था, उसने इसमें बहुत रुचि ली थी। उसने संरचना पर काफी अच्छी तरह से शोध किया था और इससे पहले कि उसने हाइड्रॉक्स की पहचान भी मान ली थी, उसने जगह के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सीखी थीं। वीर को जल्द ही पता चला कि डेस्टिनीज टावर वास्तव में कितना डरावना और रहस्यमय था। वीर टावर के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया था। वह फॉक्स क्वीन को उसे मारने नहीं देने वाला था। इसके अलावा उसने फॉक्स क्वीन पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि वे एक साथ भाग जाएंगे, लेकिन वीर ने उस पर भरोसा नहीं किया। फॉक्स क्वीन ने एक उंगली उठाई और इसे वीर के होठों पर रख दिया। उसकी आंखें बहुत मोहक लग रही थीं और उसने कहा, हाइड्रॉक्स पहुंच नहीं पा सकता था, लेकिन तुम अलग हो। तुमने एक्सट्रीम किंग अल्फा के स्टैचू पर दावा किया और तुम वह हाइड्रॉक्स हो जिसने इतने सारे किंगी सिंबल्स अर्जित किए हैं। तुम्हारे लिए डेस्टिनीज टावर तक पहुंचना हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं अंदर कैसे जाऊं? वीर का दिल उछल पड़ा। वह उसकी मदद नहीं करने वाला था, लेकिन वह किसी भी तरह अंदर जाना चाहता था। फॉक्स क्वीन का विचार सुनकर अच्छा होगा कि अंदर कैसे जाना है, तो शायद वह थोड़ी उपयोगी साबित हो जाएगी। मेरे साथ काम करने का वादा करो और फिर तुम जान जाओगे। फॉक्स क्वीन की पतली उंगली ने वीर के गाल को छुआ। वह मुस्कुराई। तुम इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम मुझे एक प्रसन्न करने वाला जवाब दोगे। उसके बाद फॉक्स क्वीन पीछे गिर गईं और पानी में गायब हो गईं। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ डेस्टिनीज टावर से चीजें चुराने जाऊंगा। अगर मैं पागल होता तो, वीर ने खुद से बड़बड़ाया। उसका फॉक्स क्वीन के साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी। वो अभी भी आने वाले किसी भी आरोप से इनकार कर सकता था, लेकिन डेस्टिनीज टावर से कुछ चुराना मौत मांगने के समान था। मेरे प्रिंस, मेरे प्रिंस! वीर कुछ ड्यूक जिनोजेनिक्स का शिकार करने की योजना बना रहा था जब उसने लिली की आवाज सुनी। मैं सिर्फ कुछ राक्षसों को जिनोजेनिक जीन्स इकट्ठा करने के लिए मारना चाहता था। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती? वीर उदास महसूस कर रहा था। वो सायरन नौकरानी लिली उसके पीछे आ रही थी, बार बार अपने प्रिंस को पुकार रही थी। लिली भी एक सायरन थी, लेकिन उसे हाइड्रॉक्स की मां ने पाला था। वो एलारा के साथ नहीं थी। नतीजतन वो हाइड्रॉक्स की एकमात्र नौकरानी थी। शायद लिली को अभी भी याद था कि हाइड्रॉक्स की मां उसके लिए अच्छी थी और यही कारण था कि उसने हाइड्रॉक्स के साथ रहने का फैसला किया। वो वास्तव में उसके प्रति वफादार थी और उसका एकमात्र लक्ष्य उसकी अच्छी सेवा करना था। ऐसी वफादारी देखना दुर्लभ था। मेरे प्रिंस, ये अच्छा है कि आप यहाँ हैं। सेंटेंस कोर्ट के लोग यहाँ हैं।
उन्होंने कहा कि ब्लड किरण ने किंग्स गार्डन के नियमों के खिलाफ काम किया। लिली तैरकर उसके पास आई, हाँफते हुए बोली, वे कहाँ हैं? वे ओशन हॉल में हैं। प्रिंसेस अभी उनका अभिवादन कर रही है। वो चाहती हैं कि आप वापस आएं ताकि आप उन्हें एक स्पष्टीकरण दे सकें। तो ठीक है, तो मैं जाकर उनसे बात करूंगा। वीर को अभी शिकार करने की अपनी योजनाओं को छोड़ना पड़ा। वो लिली के साथ अंडर वाटर टाउन लौट आया। एलारा महल में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अच्छी नहीं लग रही थी। वीर बगीचे में छिपा हुआ था और उसने आने वाले सभी नोबल्स के साथ निपटा था। अगर उसे सायरन रेलिक खोड़ने के लिए वीर की आवश्यकता नहीं होती तो वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। हालांकि अब सेंटेंस कोर्ट के लोग आ रहे थे। ये ऐसी कुछ चीज नहीं थी जिसे वो अकेले संभाल सकती थी और इसलिए उसे वीर को इन मामलों से खुद ही निपटने देना था। एलारा नहीं जानती थी कि हाइड्रॉक्स ने किंग्जी की सुरक्षा कैसे अर्जित की थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कितनी आसानी से मुश्किल पैदा कर सकता है। मेरे लिए एक हाफ डिफाइड गार्ड प्राप्त करना बहुत मुश्किल था और इसने इतनी परेशानी पैदा कर दी है। किंग्स गार्डन में हत्या ने सेंटेंस कोर्ट को हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर दिया है। किसी भी तरह से उसे ब्लड किरण रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाइसिन ने खुद से सोचा, मुझे कौन ढूंढ रहा है? वीर ब्लड किरण को अपने साथ बाहर से अंदर ले आया। मैं सेंटेंस कोर्ट से साइरस नॉक्सू मेरे प्रिंस। लॉबी में हाफ डिफाइड एलीट ने वीर को धीरे से झुकाव किया। ये कोर्टमैन चू है, आप मुझे क्यों ढूंढने आए हैं? वीर जानता था, लेकिन उसने फिर भी पूछा। साइरस नॉक्स ने अपने बगल के एक आदमी को संकेत किया। नौकर ने वीर को एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। साइरस नॉक्स ने खुद कहा, मुझे बहुत अफसोस है मेरे प्रिंस, आपके ब्लड किरण ने किंग्स गार्डन में प्रिंस वॉटस्टार के गार्ड की हत्या कर दी। प्रिंस वॉटस्टार ने हमें सेंटेंस कोर्ट में बताया। हम उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ हैं, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें। उसके बाद दोनों नौकर ब्लड किरण को गिरफ्तार करने के लिए आए, लेकिन वीर ने उन्हें रोक दिया। साइरस नॉक्स ने धीरे से कहा, मेरे प्रिंस, ये एक आदेश है जो सीधे सेंटेंस कोर्ट से आता है। कृपया इसे आवश्यकता से अधिक जटिल ना बनाएं। अगर हम उसे आज वापस नहीं ला सकते हैं तो कैप्टन को आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तब चीजें कहीं अधिक बुरी होंगी। वीर ने हंसा और कहा, मैं किसी भी चीज को जटिल नहीं कर रहा हूं। ब्लड किरण मेरा गार्ड है और मैं ही वो मालिक हूं जिसने इसे किंग्स गार्डन में मारने का आदेश दिया था। इसलिए मैं वो नेता हूं जिसने ये कारण बनाया। अपराध मेरा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नियम है और मुझे आंका जाना चाहिए। मैं एक प्रिंस हूं, इसलिए मुझे कानून का पालन करना चाहिए। उसके बाद वीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने साइरस नॉक्स को बताया कि वो उसे बंद कर सकता है ताकि वे जा सकें। साइरस नॉक्स और दूसरे हैरान थे। किंग्स गार्डन में पहले भी लोग मारे गए थे और आमतौर पर प्रिंस जिम्मेदार होते थे, लेकिन वे हमेशा अपने गार्डों पर हत्याओं को थोपना चाहते थे। लेकिन अब ये उल्टा था, प्रिंस गार्ड के लिए अपराध ले रहा था। वे हैरान दिख रहे थे। उस स्थिति में मेरे प्रिंस, हमें बहुत अफसोस है। हमें आपको हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। कृपया बस हमारे साथ चलें। साइरस नॉक्स ने वीर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसने उसे जाने देने की भी योजना नहीं बनाई। सेंटेंस कोर्ट को रॉयल आंकड़ों को बंद करने की अनुमति थी। अगर वीर अपराध की जिम्मेदारी लेना चाहता था तो साइरस नॉक्स उसे नहीं रोकेगा। प्रिंस वॉटस्टार और सेंटेंस कोर्ट के बीच संबंध थे। ब्लड किरण के साथ क्या हुआ, इसके लिए एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यह बहुत अच्छा होता अगर हाइड्रॉक्स ने वास्तव में अपराध किया होता, क्योंकि वो बहुत बेहतर महसूस करता। एलारा ने वीर और ब्लड किरण को ले जाते हुए देखा। वो बीमार लग रही थी। उसने कहा, क्या वो पागल है? वो कुछ मूर्ख माउंट की ओर से जेल जा रहा है। उसने प्रिंस के रूप में अपना सारा गौरव खो दिया है। वीर साइरस नॉक्स के साथ सेंटेंस कोर्ट गया। उसे वहां जेल में बंद कर दिया गया था और उसे उचित सुधार गृह में भेजे जाने से पहले मुकदमे का इंतजार करना पड़ा। हाइड्रॉक्स इस अपराध की जिम्मेदारी लेने जा रहा है कि उसने किंग्स गार्डन में हत्या की। क्या वो पागल है? प्रिंस वॉटस्टार जब उसने ये खबर सुनी तो हैरान था, लेकिन फिर एक चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। उसने कहा, यह अच्छा है। अगर वो मरना चाहता है तो हम उसे मरने दें। किंग्स गार्डन में हत्या करने से वो 100 साल तक जेल में फंसा रहेगा, भले ही वो एक प्रिंस हो। सेंटेंस कोर्ट कैप्टन जो एक फन को छांट रहा था, उसने प्रिंस ने कहा और हंसा। अगर ये एक सामान्य नोबल होता तो उन्हें मौत की सजा दी जाती, लेकिन वो एक प्रिंस है और ये एक गार्ड था जिसे मारा गया था। वो शायद 1 दर्जन साल तक जेल में रहेगा। हालांकि ये ठीक से बताना मुश्किल है कि कितना समय। 10 साल भी अच्छे हैं। प्रिंस वॉटस्टार ने अपनी आंखें घुमाई और आगे कहा, ठीक है, बस उस ब्लड किरण को भी जाने न दें। क्या वो सोचता है कि वो सबको बचा सकता है? वो खुद को क्या समझता है? बिल्कुल एक्सट्रीम किंग के कानून निष्पक्ष हैं। हम किसी अच्छे आदमी के साथ गलत नहीं करेंगे। हम किसी बुरे आदमी को जाने नहीं देंगे। सेंटेंस कोर्ट कैप्टन ने ठंडे होकर कहा। साइरस नॉक्स वीर और ब्लड किरण को जेल में ले आया। उसने दरवाजा खोला और कहा, मेरे प्रिंस, मुझे माफ करना कि आपको यहां रहना पड़ेगा। वीर अंदर नहीं चला। उसने साइरस नॉक्स को देखा और कहा, मिस्टर चू, क्या मैं आपसे एक पक्ष पूछ सकता हूं? मैं साइरस नॉक्स परेशान लग रहा था।
ये कुछ बड़ा नहीं है, क्या मैं उसे अपने सामान जेल सेल में रख सकता हूँ? वीर ने बात करते हुए ब्लड किरण के सिर पे हाथ फेरा। ये ठीक है। साइरस नॉक्स ने वीर को अजीब तरह से देखा। हिचकिचाते हुए उसने कहा, मेरे प्रिंस, क्या आप वास्तव में इस अपराध के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं? मैं चाहूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अन्य लोग मुझे इसकी अनुमति नहीं देंगे। वीर ने बस कहा। साइरस नॉक्स भ्रमित था। वो हाइड्रॉक्स की स्थिति को समझता था। हालांकि उसने 2 चीजें की जिनसे पूरे एक्सट्रीम केन हिल गया। वो अपराध से उसे क्षमा नहीं कर सकता था। चूंकि गार्ड को मारा गया था तो वीर जेल जाएगा अगर प्रिंस स्वॉर्डस्टार हार नहीं मानता है। भले ही ये युवराज था जिसे आरोपित किया गया था, तो उसे अपराध कबूल करने के लिए एक गार्ड मिलेगा। अगर वो वीर की तरह अपराध कबूल करता था तो वो भी जेल जाता। साइरस नॉक्स ने वीर और ब्लड किरण की जेल कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और वो जैसे ही जाने वाला था तभी कोई और अंदर आ गया। वो प्रिंस स्वॉर्डस्टार था। मेरे प्रिंस, साइरस नॉक्स और उसका नौकर विनम्रता से झुके। अच्छा काम किया मिस्टर चू, प्रिंस स्वॉर्डस्टार ने कहा। वो जेल के खड़े बाईसेमा के सामने चला गया। उसने बाईसेमा के माध्यम से वीर को देखा और मुस्कुराया। भाई 16, कैसा महसूस कर रहे हैं? यह जगह काफ़ी आरामदायक है। मुझे मुफ्त भोजन, मुफ्त किराया मिलता है और मुझे शांत माहौल पसंद है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी जाना चाहता हूँ। वीर ने पलंग पर लेटे हुए जवाब दिया। प्रिंस वॉचस्टार को धमकी भरे अंदाज में हंसा। हाइड्रॉक्स, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता क्योंकि तुम एक प्रिंस हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ब्लड किरण पर लगे अपराध को धो सकते हो? क्या होगा अगर मैं करूं? वीर ने अपनी पीठ के बल आराम से लेटना जारी रखा। पलंग थोड़ा कठोर था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कठिनाइयों का आदी था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रिंस वॉचस्टार को वीर का रवैया पसंद नहीं आया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई 16, तुम बहुत भोले और प्यारे हो। सेंटेंस कोर्ट ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम बस एक प्रिंस हो। हमारे लंबे इतिहास के दौरान कुछ क्राउन प्रिंसेस को भी जेल में बंद कर दिया गया है। मुझे पता है, कानून है और चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। वीर ने पलंग पर अपनी स्थिति बनाए रखी, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी। प्रिंस स्वॉर्डस्टार अपनी जीत का प्रदर्शन करके वीर को भड़काने के लिए वहां था, लेकिन वीर को इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर उसे अब विजेता जैसा महसूस नहीं हुआ। वास्तव में वो नाराज महसूस कर रहा था। वीर जेल में नहीं रहना चाहता था। सौभाग्य से उसे फॉक्स क्वीन के माध्यम से पता चला था कि मिस मिरर उसकी जांच कर रही है। वो जानता था कि वो लंबे समय तक जेल में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसे वास्तव में 10 साल की सजा दी गई तो मिस मिरर उसकी जांच करने में असमर्थ होगी। प्रिंस वॉर्डस्टार को नहीं पता था कि मिस मिरर वीर की जांच कर रही है। जैसे ही उसने वीर को देखा, उसने ब्लड किरण को देखा। उसने भौएं सिकोड़ी और साइरस नॉक्स से पूछा, मिस्टर चू, मेरा भाई 16 एक नोबल है। वो एक कोठरी के पूरी तरह से लायक नहीं है क्या? ये ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूं, साइरस नॉक्स के लौटने से पहले वीर ने सावधानी से कहा। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से साइरस नॉक्स से ब्लड किरण को अपने साथ रहने देने के लिए कहा था। उसे कुछ कहना पड़ा। साइरस नॉक्स ने कहा, वो अभी केवल लॉकअप में है। मुकदमे तक उन दोनों को यहां रखना चीजों को आसान बना देगा। प्रिंस वॉर्डस्टार में एक गुस्सीली आवाज में अपने होंठ उठाए और धीरे से वीर से कहा, हाइड्रॉक्स, क्या तुम इतने भोले हो कि सोचते हो कि अगर तुम दोष लेते हो तो कुछ नहीं होगा? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि तुम सच में जेल जाओगे और ब्लड किरण मर जाएगा। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे साथ चुनौती देने का परिणाम है। वाह, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। वीर अभी भी पलंग पर लेटा हुआ था और उसने सबसे बेपरवाह तरीके से अपने हाथ तालीम किए। प्रिंस वॉर्डस्टार इतना गुस्से में था, ऐसा लग रहा था कि वो आग उगलने वाला है। उसका चेहरा एक दुर्भाग्यपूर्ण विकृति में था। क्या तुम मुझे बचाने के लिए धन्यवाद नहीं कहना चाहते? मिस मिरर ने वीर से कहा जैसे ही वो उसके द्वारा लाई गई कार में प्रवेश कर गए। आंटी प्रिंसेस, मुझे लगता है कि आपके पास मुझे मुक्त करने के लिए काम के कारण हैं। मुझे अभी भी बाद में वापस जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए या नहीं। वीर ने बात करते हुए सीधे मिस मिरर को देखते हुए जवाब दिया। मिस मिरर का चेहरा निर्विकार था और उसकी निगाह बर्फीली थी जब उसने वीर को देखा। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक प्रिंस को मार डाला और तुम खुद को उसके रूप में छिपाने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में नहीं समझते कि तुम कितने खतरे में हो। जब वीर ने उसकी बात सुनी तो उसका दिल उछल पड़ा। उसने शांत अभिनय किया और कहा, आंटी प्रिंसेस, आपका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया। मिस मिरर नहीं हिली। उसने वीर की उंगली पर अंगूठी की ओर इशारा किया। वीर, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये वीर का आइटम है। मैंने इसे तब प्राप्त किया जब मैंने उसका शरीर लिया। मिस मिरर ने अंधेरे में हंसी। क्या तुम जानते हो कि इस अंगूठी को मिरर स्पिरिट आई कहा जाता है? ये एक व्यक्ति की आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकता है।
अगर तुम हाइड्रॉक्स हो तो मिरर स्पिरिट आई में खुद को देखो। ये देखेगा कि तुम्हारी आत्मा वीर की है या हाइड्रॉक्स की।